ओके, वेरी गुड। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने सेल्स के कॉम्बिनेशन स्टार्ट करे थे और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ा था, है ना। थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ी थी सेल के बारे में। तो जो भी हमने सेल के बारे में पढ़ा था, कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी चीज आपको पूछना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड। चलो, तो सेल के बारे में हमने जो भी कुछ पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें कुछ भी डाउट है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्यों होता है अपन ने समझा था। फिर सेल का ईएमएफ का रीजन क्या होता है। सेल के अंदर दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, एक तो हमारी कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होती है, वो आयंस के फ्लो का अपोज करती है। और आयंस के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी चीज होती है, जो भी केमिकल रीजन होता है, वी कैन थिंक ऑफ कि एक कोई नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो, तो ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी। अभी सभी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए, एक आध मिनट और रुक जाते हैं। कोई डाउट किसी को कुछ भी? सर हाँ, बोलिए। सर आपने जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया सेल में तब वो निगेटिव टर्मिनल के पास दिखाया, तो ऐसा कन्वेंशन है कि ऐसा ही नहीं, कोई दिखाया? ऐसा कन्वेंशन नहीं है, मतलब वो ठीक है, आदत हर जगह मैंने ऐसे ही देखा है, ऐसे ही बनाते हैं लोग, पर ऐसा कोई स्टैंडर्ड कन्वेंशन नहीं है। पर आप भी नेगेटिव के पास ही दिखाना, पॉजिटिव के पास भी दिखा सकते हो, पर नेगेटिव के पास ही दिखाना है, अधिकतर बुक्स में ऐसे ही रहता है। ओके ठीक है। सर। हाँ, चलो, और कोई डाउट? तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो ईएमएफ होते हैं उनको अपन डायरेक्शन के हिसाब से ऐड कर देते हैं, और रेजिस्टेंस तो सीरीज में जैसा ऐड होता है वैसे हो जाता है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंबाइंड सेल, वो निकालने के लिए आपको सारे सेल के रेजिस्टेंस को जस्ट ऐड करना है। और ईएमएफ को क्या करना होता है, ईएमएफ को डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करते हैं अपन। मतलब कि अगर सारे सेल्स की ईएमएफ की डायरेक्शन सेम है तो उन्हें ऐड कर देंगे। कोई एक अपोजिट कनेक्टेड है तो उसे उल्टा है तो उसे नेगेट कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? बोलो बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जस्ट सब बच्चे आ जाए, उससे उसके लिए थोड़ा सा रुक के अपन एक क्वेश्चन देख लेते। हाँ, एक डाउट मेरे पास आ रहा है, सर इलेक्ट्रो रिवाइज करते समय क्यूबी भी वापस करूं? नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है क्यूबी कुछ वापस करने की। आपने अगर एक बार अच्छे से करा है तो फिर ऐसा डबल से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी कोई बहुत ज्यादा दिन तो हुए नहीं कि सब कुछ, है ना, भूल जाओगे। तो बस थ्योरी अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। दो देखो, रिवीजन जो आप टेस्ट के लिए करते हो ना, इट शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 2 और 3 आवर्स। उसको 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अदरवाइज आप है ना रिवीजन के नाम पे, है ना, मतलब अपन कोई मेन एग्जाम का रिवीजन थोड़ी कर रहे हैं अभी। हम तो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ लिए, हमारा छोटा सा टेस्ट हो रहा है यहाँ, उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो इसके लिए किसी को भी कोई क्लास छोड़ के रिवाइज करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो अब सेल्स के कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन करिए, उसके बाद फिर अपन आगे की चीजें पढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चन, लिखिए। 10 identical cells 10 identical cells of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm. 10 identical cells of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm are connected in series. 10 identical cells of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm are connected in series. Two of the cells, two of the cells are in opposite polarity. Two of the cells are in opposite polarity. Two of the cells are in opposite polarity. Find the equivalent EMF and equivalent internal resistance of the combination. Find the equivalent EMF and equivalent internal resistance of the combination. तो जवाब भी आने लग गया मेरे पास, वेरी गुड। कुछ अच्छे से सोचो, बाकी सबके सही है। ओम, अच्छे से सोचो, वेरी गुड, बाकी सबके सही है, बहुत बढ़िया। माधव, गलत है बेटा। अच्छे बच्चों के सही आ रहे हैं, कुछ बच्चों के गलत भी दिख रहे हैं मुझको। अंश बेटा गलत है, हमें गलत है।
चलो मैक्सिमम बच्चों के जवाब तो मुझे सही मिल रहे हैं। देखो आपको बोला गया है कि 10 सेल थे, 10 में से 2 अपोजिटली कनेक्टेड है, तो 2 अपोजिटली कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 8 सेल, 8 सेल्स तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है और 2 सेल बिल्कुल उल्टे कनेक्टेड है। इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन है ना। 8 सेल बिल्कुल सीधे सीधे कनेक्टेड है और 2 अपोजिटली कनेक्टेड है। अब 8 सेल का ईएमएफ ऐड हो जाएगा, उसमें से 2 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 इंटू 1 वोल्ट ये ऐड करना है, -2 इंटू 1 वोल्ट ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो ऑफ कोर्स देखो ये 6 वोल्ट आ रहा है और रजिस्टर तो सारे ऐड ही करते हैं, 11 ओम 10 बार आपको ऐड करना है तो 10 ओम आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके वेरी गुड। अच्छा रेस में भी था, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो तो ये सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा अपन ने, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो अब स्टार्ट करा ही अपन ने तो। लिखो अगला क्वेश्चन। The given combination is short circuited. The given combination is short circuited. The given combination is short circuited. देखो ये जो सेल का कॉम्बिनेशन दिखाया है उसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब कि सेल के जो फाइनल टर्मिनल्स बन रहे थे उनको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। फाइंड करंट इन कॉम्बिनेशन, फाइंड करंट इन दिस कॉम्बिनेशन। अभी करंट कितना आ रहा है यहाँ बताओ। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड सम्यक। चलो मैक्सिमम बच्चे सही जवाब दे रहे हैं मुझे, वेरी गुड, है ना। तो सब बच्चों का अधिकतर सही जवाब आ रहा है मेरे पास। भाई इस कॉम्बिनेशन में जो करंट होना चाहिए वो होना चाहिए ईएमएफ नेट, क्या हो जाएगा इसके अंदर, अपॉन रेजिस्टेंस जो नेट हो जाएगा। ईएमएफ नेट हो जाएगा इनका सब्ट्रैक्शन करके 1, रेजिस्टेंस ऐड होकर 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा करंट, है ना। ये आ गया हमारे पास करंट। अब इतना करंट है तो तुम दोनों में कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो हर दो सेल के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल सकते हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। देखो ठीक है, ये जो लास्ट सेल दिख रहा है जो 1 वोल्ट ईएमएफ का, इसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल ड्रॉप निकालो। क्वेश्चन देख लो क्या दिया है मैंने, 3 सेल्स का कॉम्बिनेशन दे दिया है, फाइनली एंड्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। फाइंड द पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 1 वोल्ट सेल। फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट सेल। फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट सेल। करो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट सेल। थोड़े अजीब आंसर आ रहे हैं, किसी का क्या मैच जैसे नहीं आ रहे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट सेल। देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, तीनों ऐड हो जाएंगे 21। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 3 ओम, तो डेफिनेटली करंट जो होना चाहिए 21/3 7 एम्पियर का आ जाएगा, ठीक है। करंट 7 एम्पियर का आ गया। अब यहाँ 7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो सेल के टर्मिनल्स जो है ए और बी उनका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं अपन, डेल्टा बी ए बी वो होता था ई माइनस आई आर, तो 1 माइनस आई इंटू आर, आर इज 1 हो गया, so it should be -6 volt. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल इज -6 वोल्ट, मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल बी के कंपेयर में नेगेटिव है, ए पॉइंट का पोटेंशियल बी के कंपेयर में नेगेटिव है। तो कुछ पूछ रहे थे ना लास्ट क्लास में कि भाई सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो ये उसका एक एग्जांपल है। सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होने का यहाँ एक एग्जांपल है। आपने किसी दूसरे सेल के थ्रू इससे ज्यादा करंट प्रूव करवा लिया, तो ज्यादा करंट आने से ई माइनस आई आर नेगेटिव हो गया। आ रहा है समझ में।
terminal potential difference of cell here is negative. VA minus VB is negative. Clear? Okay, very good. चलो, तो ये कुछ सीरीज के एक दो क्वेश्चन देखे अपन ने. अब चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने का भी बचा है, वो पढ़ते हैं, फिर और क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, वेरी गुड. देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का मतलब तो आप जानते ही है. जैसे दो रजिस्टर्स में पैरेलल का मतलब क्या होता था, उनमें पोटेंशियल ड्रॉप से. वैसे ही दो सेल अगर पैरेलल में है, मतलब उनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से. दो सेल अगर इस तरह से कनेक्टेड है लाइक दिस, कि उनके पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल आपस में जोड़ दिए, या उल्टा भी जोड़ सकते हो, इनके टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इनको कहेंगे अपन पैरेलल में. अब मान लो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन से कुछ करंट फ्लो हो रहा था. इक्विवेलेंट ईएमएफ हमें निकालना है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. ये E1 R1, ये E2 R2, और मान लीजिए पूरे कॉम्बिनेशन से आई करंट फ्लो कर रहा है. जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है वो आई करंट भेज रहा है बाहर. तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, वो भी यही करना चाहिए ना, कि आई करंट ही भेजना चाहिए और सेम पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए टर्मिनल्स का. दिस ईएमएफ इज इक्विवेलेंट ईएमएफ, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां पोटेंशियल ड्रॉप, जो करंट यहां फ्लो कर रहा था वही फ्लो करने पर सेम आ जाए, तो बोलेंगे कि दोनों इक्विवेलेंट है ना. ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट कब कहेंगे, जब यहाँ पे करंट और यहाँ करंट सेम हो और पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम हो. ठीक है. अब चलो, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तो आसानी से लिख सकते हैं अपन. यहाँ डेल्टा बी ए बी अगर लिखना होगा, इट शुड बी ई इक्विवेलेंट माइनस आई टाइम आर इक्विवेलेंट. यहाँ क्या होगा, यहाँ तो जो टोटल करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा. सपोज ऊपर I1 जा रहा है, नीचे I2 जा रहा है. ठीक है. तो अब बी ए बी लिखना होगा यहाँ पे, तो ऊपर वाले सेल और नीचे वाले सेल से अलग अलग लिख सकता हूं मैं. ऊपर वाले सेल से लिखेंगे E1 माइनस I1 R1, और नीचे वाले सेल से लिखेंगे E2 माइनस I2 R2. क्या समझ में आ रहा है? मैं यहां से यहां अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखता तो माइनस I2 R2 E2. ठीक है, चलो वेरी गुड. ठीक है. अब मुझे इन्हें कंपेयर करना है, पर दिक्कत यह है कि यहाँ पर I है और यहाँ पे I1 I2 है, यहाँ पर I है और यहाँ पे I1 I2 है. मैं ये तो बता सकता हूँ कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 है. उसके लिए काम करते हैं, यहाँ से I1 I2 निकाल लेते हैं, I1 I2 फाइंड कर लेते हैं. तो I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे अपन फाइंड करते हैं. I1 विल बी, देखो ये टर्म इधर लाते हैं, डेल्टा बी ए बी उधर लाते हैं, तो डेल्टा E1 माइनस डेल्टा बी ए बी अपॉन R1, और सिमिलरली I2 जो हो जाएगा E2 माइनस डेल्टा बी ए बी अपॉन R2. ये टर्म इधर लाओ, डेल्टा बी ए बी उधर लाओ, तो हमारे पास I2 की वैल्यू आई. और सिमिलरली यहाँ से I की वैल्यू लिख सकते हो आप, E इक्विवेलेंट माइनस डेल्टा बी ए बी अपॉन R इक्विवेलेंट. इस I को लिख सकता था मैं I1 प्लस I2. बस ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं. तो बाय KCL I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2. चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं I और इन सब की चीजों की वैल्यू. ऊपर वाली इक्वेशन में E इक्विवेलेंट माइनस डेल्टा बी ए बी अपॉन R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट को अलग अलग डिवाइड करके लिख रहा हूं मैं. दिस शुड इक्वल टू I1 प्लस I2. तो I1 प्लस I2 भी अलग अलग R1 और R2 से डिवाइड करके लिख रहा हूं मैं. ये आ रही इक्वेशन. सारे VAB के टर्म एक साथ कर लेते हैं हम, सारे VAB के टर्म एक साथ कर लेते हैं. VAB के टर्म दोनों तरफ इक्वल है, तो ये VAB के टर्म एक साथ कर लो. चलो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा VAB
बाय आर इक्वलेंट, ये टर्म उधर ले जाते हैं तो नेगेटिव प्लस हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी ए बी अपॉन R1 माइनस डेल्टा वी ए बी अपॉन R2, दिस शुड इक्वल टू, अब E ये वाला टर्म मैं उधर ले गया तो E इक्वलेंट, E वाले टर्म एक तरफ लेके आ जाते हैं अपन, तो E इक्वलेंट इंटू 1 बाय R इक्वलेंट माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। चलो ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास, क्या ये समझ में आ रहा है? इज दिस इक्वेशन क्लियर? यस, है ना। अब देखो मैं एक क्या लॉजिक लगाने वाला हूँ, डेल्टा वी भी यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, इधर ये देखो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं, उधर डेल्टा वी भी कॉमन लेके अंदर के एक्सप्रेशन सेम दिखेंगे आपको। डेल्टा वी भी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक है। अब दोनों टर्म इक्वल होना चाहिए और ई इक्वलेंट जरूरी थोड़ी कि डेल्टा वी बी के इक्वल आए, तो मतलब ये टर्म जीरो होना चाहिए, इट मीन दिस टर्म इज जीरो, दिस टर्म इज जीरो, तो इसको जीरो करा अपन ने, तो इट दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन आर इक्वलेंट शुड बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, है ना भाई। डेल्टा वी ए बी और ई इक्वलेंट जरूरी थोड़ी कि इक्वल हो हमेशा, जो इन दोनों यहाँ पे जो ई इक्वलेंट आए हुए डेल्टा वी ए बी, इट इज नॉट नेसेसरी, तो हम ई इक्वलेंट और डेल्टा वी भी हमेशा इक्वल नहीं बोल सकते, तो ये दोनों टर्म डेफिनेटली इक्वल होना चाहिए, ये टर्म जीरो होना चाहिए, इक्वल तो दिख ही रहा है, ये टर्म जीरो होना चाहिए, तो इसको जीरो कर दिया हमने, तो रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब आर इक्वलेंट की वैल्यू हमारे पास देखो कैसे आ रही है, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ रेजिस्टेंस का, दिख रहा है, आर इक्वलेंट बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है रेजिस्टेंस का, आर इक्वलेंट बिल्कुल वैसे आ गया जैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब आर इक्वलेंट तो हमको पता चल गया कितना है, उसके बाद हमको निकालनी थी वैल्यू ई इक्वलेंट की भी। अब उसके लिए क्या कर देते, एक काम करते, यहाँ पे हमको आर इक्वलेंट की वैल्यू पता है, ठीक है, तो ई इक्वलेंट की वैल्यू एक काम करते हैं इसमें, चलो ई इक्वलेंट निकालने के लिए थोड़ा सा इक्वेशन को फिर से अरेंज करते हैं अपन, थोड़ा सा इक्वेशन को फिर से अरेंज करते हैं। ये जो दो इक्वेशन थी ना हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे अपन डिवाइड कर देते हैं R1 से, दूसरे में R2 से, तो डेल्टा वी ए बी अपॉन R1, दिस शुड बी E1 बाय R1 माइनस I1। सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं R2 से, डेल्टा वी ए बी बाय R2, दिस शुड बी E2 बाय R2 माइनस I2, है ना। देखो ये अपन ने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इसमें यहाँ पे मैंने R1 से डिवाइड करा, इस यहाँ पे इसमें और इसमें इक्वल करके R2 से डिवाइड करा, तो ये दो इक्वेशन बनेगी मेरे पास। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, नाउ डेल्टा वी ए बी इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, दिस शुड बी E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I1 प्लस I2 को मैं आई लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2 को आई लिख सकता हूँ, है ना। इन दोनों को ऐड करके मैंने I1 प्लस I2 को आई लिख दिया, ठीक है। इस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इसकी वैल्यू तो R 1 बाय R इक्विवेलेंट ही है, पर फिलहाल इसको ऐसे देने देते, इससे डिवाइड कर देते, इससे डिवाइड कर देते, तो डेल्टा वी ए बी दिस विल बिकम E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 होल थिंग डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इस टर्म से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस I इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। देखो क्या करा मैंने, ध्यान से देखिए, दिस फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने R1 से डिवाइड करा, इन दोनों को इक्वेट करके R2 से डिवाइड करा, तो ये इक्वेशन आई, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करा तो ये इक्वेशन बनी, I1 प्लस I2 को मैंने I सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड दिस टर्म इससे मैंने उधर डिवाइड कर दिया। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आप कंपेयर कर सकते हो, इस इक्वेशन को कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ, सपोज ये इक्वेशन नंबर 3 थी और ये इक्वेशन नंबर कुछ 4 आ गया, कंपेयर करो इन दोनों को। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे I टाइम R इक्विवेलेंट लिखा है
और हमें भी देखो ये टर्म जो हमें पता है ये 1/r इक्विवेलेंट है, दिस इज 1/r इक्विवेलेंट, तो ये I टाइम r इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये I टाइम r इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ये वाला जो टर्म है, अगर ये टर्म I टाइम r इक्विवेलेंट बन रहा है तो कंपेयर करोगे तो ये E इक्विवेलेंट की वैल्यू ये बनना चाहिए कंपेयर करके, दिस शुड बी E इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां से E इक्विवेलेंट हमें समझ में आ गया कंपेयर करके, बाय कंपेयरिंग विद इक्वेशन 3 E इक्विवेलेंट इट शुड बी इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2, E1 by R1 प्लस E2 by R2 अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2, हमारे पास E इक्विवेलेंट भी आ गया। तो कुछ डाउट वाउट दिख रहे थे मुझे, अब एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर आपके सारे डाउट ये आई थिंक क्लियर हो जाएंगे। मैंने सबसे पहले तो हमारे पास दो सेल के कॉम्बिनेशन के लिए डेल्टा VAB की वैल्यू लिखी, डेल्टा VAB मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों ब्रांचेस से लिख के देखा कितना कितना आएगा, और इक्विवेलेंट सेल के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा। अब मुझे ये पता था कि दिस I वाज I1 प्लस I2, तो मैंने क्या करा, इस सर्किट के अंदर I1 और I2 की वैल्यू इन दो इक्वेशन से निकाली और वहां पे I की वैल्यू निकाली, इक्वेट कर दिया, इक्वेट करा तो ये इक्वेशन आ गई। डेल्टा VAB और E इक्विवेलेंट जरूरी नहीं कि हमेशा सेम हो, ठीक है। तो ये मैं अगर इस टर्म को उठा के इधर लाता और ये जो कॉमन चीज है कॉमन ले लेता, तो इक्वेशन इक्वल टू 0 होने के लिए दिस टर्म शुड बी 0, ये टर्म 0 होना चाहिए। जब ये टर्म 0 होगा तो दोनों तरफ इक्वेशन हमेशा बैलेंस होगी, ठीक है। चलो गोपाल वेट, यहां से समझिए कि सबसे पहले मैंने तो ये टर्म को वहां लेके गया, डेल्टा VAB और E इक्विवेलेंट का डिफरेंस आ जाएगा और ये टर्म बचेगा। अब डेल्टा VAB इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू E इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। डेल्टा VAB E इक्विवेलेंट के बराबर थोड़ी था, यहाँ पे देखो यहाँ I टाइम R इक्विवेलेंट का टर्म भी तो था, इसका मतलब ये दोनों टर्म बराबर होने चाहिए। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, मुझसे किसी ने पूछा था कि मैंने यहाँ पर E इक्विवेलेंट और ये कैसे क्या कर दिया, तो उसको फिर से बता रहा हूँ मैं। ये वाला टर्म में इक्वल के इधर लेके आया तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर मैं ये 1/r इक्विवेलेंट वाला ये वाला पूरा कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से, वो कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर बचेगा डेल्टा VAB माइनस E इक्विवेलेंट। तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा ये इंटू ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है ये इंटू डेल्टा VAB माइनस E इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 या तो ये 0, ये 0 हो नहीं सकता, डेल्टा VAB इज नॉट नेसेसरी इक्वल टू E इक्विवेलेंट, तो ये 0 नहीं है, इसका मतलब यही वाला 0 होना चाहिए, मतलब ये एक्सप्रेशन 0 करके इसको 0 करके R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन कैसा आया, समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलो। सर वो जो लेफ्ट साइड में लास्ट स्टेप है उसमें ई इक्विवेलेंट कॉमन क्यों आएगा, उसमें तो E1 और E2 है। अच्छा अच्छा एक सेकंड, हाँ E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट लिखा था और यहाँ पे E1 E2 था, ओके ओके ओके, हाँ तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ E1 बाय R1 था, यहाँ E2 बाय R2 था, तो E इक्विवेलेंट कॉमन थोड़ी आएगा यहाँ पे, सही बात बोल रहे हो यार, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। चलो तो एक काम करते हैं ना, इस इक्वेशन को अपन हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये हमने जो करा था ना इससे भी हमको समझ में आ रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पे, अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन ये जो थी इसको मैंने R1 से डिवाइड कर दिया था, इसको मैंने R2 से डिवाइड करा, तो डेल्टा VAB R1 डेल्टा VAB R2 इक्वल टू ये एक्सप्रेशन बने, दोनों को ऐड करा, ये इक्वेशन आई, सॉल्व करके ये बना। अब इस पूरी इक्वेशन को इस पूरी इक्वेशन से कंपेयर कर लो, पूरी इक्वेशन कंपेयर कर लो, तो E इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, और I के साथ जो टर्म लिखा है वो होना चाहिए R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन दिस, सो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस आ जाएगा, ठीक है। वहां से कंपेयर करके समझ में आ रहा है हमको, यहाँ गड़बड़ हो गई थी, यस, उधर कंपेयर करके हमको समझ में आ रहा है। सर हाँ बोलो। सर ये जो I1 और I2 है उसको R2:R1 के रेशियो में ब्रेक नहीं कर सकते? रजिस्टर पैरेलल में थोड़ी है दोनों, ये दो रजिस्टर प्योरली पैरेलल में थोड़ी है, तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ बैटरी भी तो कनेक्टेड है ना,
यस सर। चलो ओके, है ना। रेजिस्टेंस जब प्योर पैरेलल में होते हैं, मतलब उसके बीच में और कुछ नहीं कनेक्टेड था, तब फिर अपन ने पढ़ा है कि टोटल करंट इनके इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। पर इस क्वेश्चन में तो रेजिस्टेंस के साथ बैटरी भी है, तो दिस टू आर नॉट इन पैरेलल। वो ऐसा लग रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल जैसा आ गया, बट हम ऐसा बोलेंगे नहीं कि ये दोनों पैरेलल है। ठीक, चलो हाँ ओके। तो वो वाला तरीका मैंने हटा दिया, हमने इसी तरीके से कर लिया, इक्वेशन कंपेयर करके कर लिया। ये इक्वेशन भी हटा देता हूं मैं। बस हमने यहाँ से R1 से डिवाइड करा, इसको R2 से डिवाइड करा, ये दो इक्वेशन आई, ऐड करा, और फिर कंपेयर करके हमने E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट लिख दिया। तो दो सेल के लिए पढ़ा अपन ने, मल्टीपल सेल होते तब अपन इसी लॉजिक को एक्सटेंड कर सकते हैं। चलो, तो मैंने एक डायग्राम यहाँ पे वो बना दिया है। मैंने बहुत सारे सेल्स अगर पैरेलल में हो तो क्या करना है, इसको भी लिख दिया है। जैसा हमने दो सेल्स के लिए पढ़ा, बस वही चीज को एक्सटेंड करा है मैंने। दो सेल में E1/R1 E2/R2, मतलब सेल का ईएमएफ और रजिस्टर का जो रेशियो है वो सम होते जा रहा है। सेल के ईएमएफ और रजिस्टर का रेशियो को सम कर रहे, डिवाइड में 1/R का सम कर रहे। तो यहाँ पर भी वही कर दिया मैंने। जब बहुत सारे सेल होंगे तो E1/R1 E2/R2 En/Rn ऐसा सबका सम करा, डिवाइड बाय 1 अपॉन रेजिस्टेंस का सम। तो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए इक्वेशन आ गई। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कि पैरेलल में रेजिस्टर कॉम्बिनेशन करना होता है, तो बिल्कुल वैसे ही कर दिया हमने। चलो नोट कर लीजिए इसे। नोटेड, ओके वेरी गुड। गोपाल नोट हो गया? यस, ओके वेरी गुड। चलो, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला हमने जब मल्टीपल सेल्स पैरेलल में हो। अब ये बताओ, जब मल्टीपल सेल पैरेलल में और सब आइडेंटिकल हो जाए, सबकी सब आइडेंटिकल हो, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा? आइडेंटिकल सेल मतलब ईएमएफ भी सेम, रेजिस्टेंस भी सेम। बताओ क्या आएगा रिजल्ट? ईएमएफ भी सेम, रेजिस्टेंस भी सेम, इक्वल सेल्स पैरेलल में। वैभव गलत है। यस वेरी गुड।
अगर ये सारे ही सेल आइडेंटिकल हो जाए, ऑल सेल वर आइडेंटिकल, ठीक है, सबके सब अगर आइडेंटिकल होते हैं, एक मिनट, चलो, अगर ये सब सेल आइडेंटिकल होते हैं मतलब सबका ईएमएफ सेम, रेजिस्टेंस भी सेम, तो ये टर्म सेम हो जाता रेशो, और ये रेशो कितनी बार लिखना पड़ता है अपन को, n टाइम्स। तो हम E इक्विवेलेंट के लिए क्या करते, ऊपर न्यूमरेटर में n टाइम्स E बाय R का सम करते। हर EI और हर RI एग्जैक्टली सेम है, एवरी EI इज इक्वल टू E एंड एवरी RI इज इक्वल टू R। तो रेशो E बाय R E बाय R E बाय R n बार लिखते, तो n टाइम E बाय R आता, और नीचे 1 बाय R को भी n टाइम ऐड करना पड़ता, तो n टाइम 1 बाय R आता। डिनोमिनेटर में n टाइम 1 बाय R है, न्यूमरेटर में n टाइम E बाय R है। देखो n से n कैंसिल हो रहा है, n से n कैंसिल कर दो, और 1 बाय R भी तो कैंसिल हो रहा है, तो ये तो E आ जा रहा है, देखो ये तो बिल्कुल E ही आ जा रहा है, दिख रहा है आपको? यस। और अब R इक्विवेलेंट निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, तो R बाय n हो जाएगा, पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो R बाय n हो जाता है, ठीक है। तो ईएमएफ तो देखो वही आ गया जो हर एक सेल का ईएमएफ था, ईएमएफ तो एग्जैक्टली सेम है, तो पैरेलल में ईएमएफ नहीं बढ़ता। हमेशा याद रख सकते हैं कि जब पैरेलल में सेल्स कनेक्टेड होते हैं तो ईएमएफ इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रोवाइडेड सेल्स फॉर आइडेंटिकल, ठीक है, ईएमएफ इंक्रीज नहीं होता है, दिख रहा है आपको? बट इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया, तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है, बोलो? ये तो डेफिनेटली थोड़ी अच्छी बात हो रही है, बिकॉज रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। बस ईएमएफ इसमें बढ़ता नहीं, तो जब ईएमएफ बढ़ाना हो तो सेल्स को सीरीज में जोड़ना चाहिए, वहां पे ईएमएफ एड अप हो जाता है, एन ईएमएफ आ रहा था याद करो, और पैरेलल में ईएमएफ बढ़ता नहीं, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए, ये जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अब ये बताओ कि सेल्स के ईएमएफ बस आइडेंटिकल होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस नॉन आइडेंटिकल होते हैं, सेल के ईएमएफ आइडेंटिकल होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस नॉन आइडेंटिकल होते हैं, तब क्या रिजल्ट आता? सारे ईएमएफ एग्जैक्टली सेम है, बताओ तब क्या रिजल्ट आता है इक्विवेलेंट ईएमएफ का? तब क्या रिजल्ट आता है इक्विवेलेंट ईएमएफ का? यस शांतनु वेरी गुड, वेदांत वेरी गुड, सेम ही आता, बिल्कुल सही, सेम ही आता है ना, मतलब ये सिर्फ ईएमएफ भी आइडेंटिकल होते हैं ना, तो हम ईएमएफ को न्यूमरेटर में से कॉमन ले सकते हैं, देखो तो उसे कॉमन लेंगे तो अंदर समीशन ऑफ 1 अपॉन आर आई बचेगा, और डिनोमिनेटर में भी समीशन ऑफ 1 अपॉन आर आई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होना जरूरी नहीं है, अगर हम ये ईएमएफ भी इक्वल हो जाएगा ना, तो देखो ये कैंसिल हो रहा है और ई इक्विवेलेंट शुड इक्वल टू ई आ जाएगा, okay? So when cells are in parallel and they have identical EMF, अगर उनका EMF आइडेंटिकल है, in this cases, in that kind of cases, हमें पूरा की पूरा जो सर्किट का इक्विवेलेंट EMF मिलेगा वो EMF E के बराबर ही मिलेगा, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट EMF E के बराबर ही मिलेगा। ये पॉइंट अच्छे से लिख लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF इंक्रीज नहीं हो रहा है। चलो आपको क्लियर अच्छे से? सर पोलैरिटी चेंज हो जाती तो, हाँ पोलैरिटी चेंज करेंगे तो बात कर लेंगे अपन अभी,
पोलैरिटी चेंज होगी तो क्या होगा वो देखेंगे, अभी सारी चीजें थोड़ी लिखाई मैंने आपको। तो हमने ये भी समझ लिया कि अगर इन सभी सेल का सिर्फ ईएमएफ भी इक्वल होगा, रेजिस्टेंस भले इक्वल ना हो, तब भी पैरेलल का इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, तो ये इक्वेशन जो डिराइव करी थी हटाता हूं मैं। ओके, ठीक है, देखो अब सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड थे तो हमने ये सब निकाल लिया। अब कोई दो सेल अगर अपोजिटली कनेक्टेड होते, अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड होते पैरेलल में, लाइक दिस, और हमें उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, E1 E2 R1 R2 दे देता हूं मैं, दिस इज E1 R1, दिस इज E2, दिस इज R2। तो अब क्या करना है, तो बेसिकली जो हमारी इक्वेशंस होती है किरचॉफ्स लॉ की इक्वेशंस, उसमें ईएमएफ अगर अपोजिटली होता है तो उसे बस माइनस में डाल देना होता है हमें। ठीक है, तो बस उसे माइनस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा, मान लेते E1 बाय R1 बड़ा आ रहा था, तो E1 बाय R1 माइनस E2 बाय R2 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और R इक्विवेलेंट तो फिर से वही हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो होता है। तो E इक्विवेलेंट इस तरह से आ जाएगा, जो सेल उल्टा कनेक्टेड है उसको माइनस साइन के साथ उसका ईएमएफ लिख देना, और R इक्विवेलेंट तो वैसे ही आ जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेल अपोजिट भी कनेक्टेड होता है तो क्या करना है वो अपन ने देख लिया। ओके, हटा दो अब सब चीजें, नोट हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया हमने। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ बढ़ता है लेकिन उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ बढ़ता नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो जब हमको डिजायर्ड कुछ चाहिए, कुछ हमको डिजायर्ड रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सीरीज और पैरेलल का मिक्स काम कर ले, उसमें ईएमएफ बढ़ भी जाएगा, फिर पैरेलल में होने से वो चेंज भी नहीं होगा। ईएमएफ बढ़ाने के लिए पैरेलल में ले लेंगे, ईएमएफ बढ़ाने के लिए सीरीज में ले लेंगे, और फिर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए पैरेलल में लगा देंगे, है ना। तो हमें कई बार है ना मिक्स ग्रुपिंग भी करना पड़ती है। तो नेक्स्ट लिखिए मिक्स ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग। अभी मैं आइडेंटिकल सेल्स की ही ग्रुपिंग बताऊंगा, ठीक है। अब हम जो ग्रुपिंग देख रहे हैं वो सारे आइडेंटिकल सेल्स की देखेंगे, आइडेंटिकल सेल। सभी सेल का ईएमएफ जो है वो एग्जैक्टली सेम है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल का R है। इससे मेरे पास बहुत सारे सेल, इनको अपन मिक्स में मतलब सीरीज पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन में लगाने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत सारे सेल्स है, हमने n सेल को एक रो में कनेक्ट करा, n सेल इन अ रो, n सेल को ऐसा सीरीज में जोड़ा मैंने, और फिर ऐसी बहुत सारी रो बनाई मैंने, n सेल्स की ऐसी बहुत सारी रो बना दी, ठीक है, और वो सब मैंने आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दी। लाइक दिस। तो हर रो में n सेल है, और ऐसी कितनी रो बना रहा हूं मैं, मान लीजिए m रोज बना रहा हूं। इससे फायदा क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट होने से सेल्स का ईएमएफ बढ़ जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट होने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बताओ हर एक रो का ईएमएफ कितना मिलेगा आपको, हर एक रो का ईएमएफ कितना मिलेगा, एक रो का ईएमएफ कितना मिलेगा, एनी। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, एक रो का ईएमएफ आप बता रहे हो मुझको एनी मिलना चाहिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी एनआर मिलना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी मैंने बहुत सारी रो पैरेलल में ली है, तो कंबाइंडली अब ईएमएफ तो पैरेलल में चेंज होता नहीं है, अपन ने यहाँ सीखा था ईएमएफ पैरेलल में अगर हर रो का ईएमएफ एनी है तो एनी 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 इक्विवेलेंट ईएमएफ तो एनी आने वाला है। व्हाट अबाउट आर इक्विवेलेंट, एनआर एनआर एनआर, ऐसा m टाइम पैरेलल में। व्हाट अबाउट आर इक्विवेलेंट, एनआर बाय m, वेरी गुड, एनआर बाय m, एनआर बाय m। तो टोटल हमने यहाँ पर m इंटू n सेल लिए, ठीक है, टोटल m इंटू n सेल लिए, और हमने इस तरह का ग्रुपिंग कर दी, तो हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ एनी और r इक्विवेलेंट एनआर बाय।
चलो, तो ये हमने मिक्स ग्रुपिंग के अंदर क्या ईएमएफ आता है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, ये भी सीख लिया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं फिर। चलो, अब कई बार हमें पूछा जाता है कि ऐसा ग्रुपिंग करिए हमने मिक्स ग्रुपिंग, और उस मिक्स ग्रुपिंग के बाद किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हम चाहते कि करंट भेजे, तो इस मिक्स ग्रुपिंग के जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आएगा उसके साथ क्वेश्चन में बोल देते कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये पूरा जो मिक्स ग्रुपिंग थी उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। E इक्विवेलेंट था Ne और R इक्विवेलेंट था NR/N। इसके साथ मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। सपोज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट करा मैंने। अब बताओ इस सर्किट में कोई करंट पूछे तो हम तो इजीली बता सकते हैं कितना करंट आएगा, वो हो जाएगा Ne/R+NR/N। सपोज जो टोटल नंबर ऑफ सेल है वो आपको फिक्स दे रखे, टोटल नंबर ऑफ सेल आपको फिक्स दे रखे, गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ सेल इज फिक्स, आपको टोटल फिक्स सेल दिए। तो अगर आप ज्यादा सेल सीरीज में जोड़ोगे तो पैरेलल बनाने के लिए रो कम हो जाएगी आपके पास, और अगर कम सेल सीरीज में जोड़ोगे तो पैरेलल में ज्यादा रो होगी, इजंट इट? है ना? अगर अपन सीरीज में डेफिनेटली n बढ़ाएंगे तो m कम होगा, m बढ़ाएंगे तो n कम होगा, और अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे करंट चेंज होगा, करंट यहाँ पे एडजस्ट होगा। ऊपर करंट में n है, नीचे m भी है, तो करंट चेंज होगा, है ना? अगर हम एक काम करते हैं, सेल्स का टोटल नंबर जो है उसको सपोज कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से z या जो भी तुम्हें इच्छा हो वो वेरिएबल ले लो, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ सेल को अगर मैंने कुछ वेरिएबल लिख दिया तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, Ne/R+NR/M को लिख देते हैं Z/N, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। नाउ न्यूमरेटर में n है और डिनोमिनेटर में n का स्क्वायर है, और z टोटल नंबर ऑफ सेल इज कांस्टेंट। तो इफ यू ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन, न्यूमरेटर में n, डिनोमिनेटर में n का स्क्वायर, तो बताओ ये एक्सप्रेशन में जैसे से n चेंज होगा करंट कैसे चेंज होगा? जैसे से n चेंज होगा करंट कैसे चेंज होगा? इनवर्स नहीं है एक्चुअली, ये एग्जैक्टली इनवर्स नहीं है। देखो न्यूमरेटर में भी n है, डिनोमिनेटर में भी n का स्क्वायर है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यस बिल्कुल सही। ऐसे जो भी एक्सप्रेशन होता है ना, न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में x के स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ जाता है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। यहाँ पे करंट का वेरिएशन विथ नंबर ऑफ सेल्स विल बी लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो डेफिनेटली एक जगह किसी n की वैल्यू के लिए मैक्सिमम होने वाला है, एक किसी n की वैल्यू के लिए मैक्सिमम होने वाला है, दिख रहा है आपको? अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड n करो, यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that maximum current can be obtained in this external resistance. करो, find the value of n so that maximum current can be obtained in external resistance. मेरे पास एक डाउट आ रहा है, m को कैसे हटाया z से? अरे ये z m को लिख सकता हूँ ना z/n, यहाँ से देखो ना m को z/n लिख सकता हूँ ना, तो मैंने m को z/n लिख दिया।
चलो मेरे पास जवाब आ रहे हैं काफी बच्चों के। यहाँ से सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने के बाद है ना z इक्वल टू एम इंटू एन था, वो रख देना फाइनल, फाइनल जो भी आएगा उसमें z इक्वल टू एम इंटू एन रख देना। तो आप जब सॉल्व करोगे डी आई बाई डी एन इक्वल टू 0 करोगे तो आपको मिलेगा एन आर बाय एम, दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल आर। सॉल्व कर पूरा की ये इक्वेशन मिलने वाली है, करके देखना ये इक्वेशन आने वाली है, ये इक्वेशन आएगी आपके पास सॉल्व करके, चेक करो सही है क्या। गोपाल बोल रहा है यही आई, वेरी गुड गोपाल, यस बिल्कुल सही, ठीक है। और ये क्या बता रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन का हो रहा है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मैच करना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मैच करना चाहिए, दिस इज लाइक एमपीटीटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जैसी कंडीशन आ गई। और ऐसा क्यों हो रहा है, अरे सिंपल सी बात है, देखो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट मैक्सिमम होगा तो पावर भी तो मैक्सिमम होगी, करंट मैक्सिमम होगा तो पावर भी तो मैक्सिमम होगी, है ना भाई, आई स्क्वायर आर पावर होती है, जब करंट मैक्सिमम होगा तभी तो पावर मैक्सिमम होगी, ठीक है, इसलिए लॉजिक, इसलिए आंसर भी वैसे ही आ गया इसका। चलो तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी हमारे पास, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट मैक्सिमम जाए, इसके लिए पूछ लेते हैं कि टोटल सेल को कैसे जमाएं, टोटल नंबर ऑफ सेल दे देंगे आपको, आपको बोल देंगे कि आपके पास 100 सेल्स है या 200 सेल्स है, उनको कैसे अरेंज करें जिससे कि आपको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट चाहिए, तो आपको अरेंजमेंट ऐसा करना चाहिए जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी क्लोज टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल हो जाए तो चलेगा, कई बार आप एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाओगे, दोनों को एग्जैक्ट बराबर नहीं कर पाओगे, तो जितना हो सके उतना क्लोज कर दो, ठीक, जब आइडेंटिकल नहीं कर पाओ तो जितना हो सके उतना क्लोज कर दो, तो मैक्सिमम करंट मिल सकता है। चलो तो ये अपन ने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी अपन ने पढ़ लिया, मिक्स ग्रुपिंग भी पढ़ ली, उसके ऊपर एक आधी कॉन्सेप्ट भी सीखा अपन ने, अब इस पे बेस सीरीज पैरेलल का मिक्स करके क्वेश्चंस वगैरह कुछ देखते हैं। हटा दो ये सब, नोट हो गया, हटा दूं, चलो उधर की तरफ जगह है ना मेरे पास, वहां क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। आसान क्वेश्चन से चालू कर रहे, फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, पहला क्वेश्चन आसान ही दिया है, फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, करो। चलो पहला क्वेश्चन तो आसान, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट पूछा था, तो ई इक्विवेलेंट जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो कैसे निकालते हैं हम, E1 by R1 plus E2 by R2, EMF की डायरेक्शन सेम है, तो E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1 by R1 plus 1 by R2, तो 4 by 2 plus 2 by 1 upon 1 by 2 plus 1 by 1, ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट। देखो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, ये 2 plus 2 4 और डिनोमिनेटर में 3 by 2, 3 by 2 का 2 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, E इक्विवेलेंट आ गया 8 by 3, E इक्विवेलेंट आ गया 8 by 3, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो तो R1 R2 अपन R1 plus R2 कर दो 2 into 1 upon 2 plus 1, तो ये आंसर आ गया आपके पास, R इक्विवेलेंट का और ये E इक्विवेलेंट का, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, 5 ओम का रजिस्टर में करंट कितना है ये पूछ लिया मैंने, और देखो क्या दिया है ऊपर, ये सेल और ये जो दो सेल है इनका सीरीज कॉम्बिनेशन करके जो भी आएगा बैटरी, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप आपस में कर सकते हो, ये दो सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके एक अकेला सेल बना सकते हो, तो अकेला सेल बना लिया ना, उसका इंटर रेजिस्टेंस निकाल लिया तो सिंगल लूप बन जाएगा, सिंगल लूप में फिर करंट बता सकते हो, करो।
करो एक बार ट्राई, कैसे करना है मैंने हिंट दे दिए। ये हटा रहा हूँ इधर से मैं। चलो काफी बच्चों का जवाब आ गया मेरे पास। देखो पहले तो ये दोनों सेल जो सीरीज में है इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, तो नेट तो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेट उस डायरेक्शन में 20 माइनस 10 10 दिखा देंगे, रजिस्टर एड अप हो जाके 2 हो जाएगा, तो ऊपर 10 वोल्ट नीचे भी 10 वोल्ट, ऐसा इक्विवेलेंट बन रहा है। ऊपर 10 वोल्ट 1 ओम, नीचे 10 वोल्ट और रजिस्टर 2 ओम हो गया, और इन दोनों के पैरेलल में यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5 ओम का रजिस्टर, ठीक है, ये 5 ओम। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं अपन, तो 10/1 और 10/2 ये डोमिनेट कर जाएगा 10/1, तो इक्विवेलेंट इधर की तरफ बनने वाला है। इक्विवेलेंट ईएमएफ की डायरेक्शन नेट में 10 वोल्ट वाले ऊपर वाले सेल की वजह से आ जाएगी। कितना आएगा वो इक्विवेलेंट ईएमएफ, 10/1 माइनस 10/2, 10/1 1, 10/2 5, 10/1 10 माइनस 5 5 डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, तो ये आ रहा है 10/3 इक्विवेलेंट ईएमएफ। इंटर रेजिस्टेंस 1 और 2 का 2/3 और 5 ओम का रेजिस्टर था। अब इसमें करंट पूछा है, तो करंट आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अब ईएमएफ इक्विवेलेंट 10/3 था, रेजिस्टेंस 5 प्लस 2/3, सॉल्व करो, नीचे एलसीएम ले लो, नीचे 3 ऊपर का 3 नीचे का 3 कैंसिल हो जाएगा, 15 प्लस 2 17, आंसर 10/17 एम्पीयर का करंट होगा, ठीक है, 10/17 एम्पीयर का करंट होगा। तो ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि किरचॉफ लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, तो जब ऐसे क्वेश्चन अपने पहले देखे थे तो हम तो किरचॉफ लॉ से करते थे, ये तो सीरीज पैरेलल से कर दिया हमने। तो किरचॉफ लॉ के अलावा ये मेथड भी बहुत अच्छी होती है, सीरीज पैरेलल का सेल का कॉम्बिनेशन करके ही अपन निकाल सकते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा उधर दे देता हूँ मैं स्पेस बना के, ठीक है। ये एक तरह से आपको सर्किट सॉल्विंग की एक मेथड और मिल रही है, बिना किरचॉफ लॉ के सेल के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके ही आप जो भी चीज पूछी जाए वो निकाली जा सकती है क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन, 10 वोल्ट 1 ओम, this is 2 ohm, this is 1 volt, this is 10 volt, this is 5 volt। चलो बीच वाले 2 ओम में करंट पूछा है, बीच वाले 2 ओम में करंट पूछा है, बताओ, बीच वाले 2 ओम में करंट पूछा है, बताओ। बीच वाले 2 ओम रेजिस्टर में करंट बताना है। चलो अथर्व का आंसर आ गया। और भी आ रहा है आंसर बच्चों के मेरे पास, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे,
चलो एक क्वेश्चन और बना दिया मैंने यहाँ पर। इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। अब इसमें ऐसा लग तो नहीं रहा जैसे कि ये सेल के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया है, ये काफी दूर बना रखा है, पर आपको क्या, आप आगे पीछे कहीं भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो, तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। सर्किट सॉल्व करके अपन को जो पूछा गया है वो निकालने के लिए आप इस रजिस्टर को ऐसा भी मान सकते हो जैसा इसका, ठीक है। तो 10 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है ऐसा मान लो, और इधर इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा सीरीज में 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो आपको दिखेगा कि बीच में 2 ओम का जो रेजिस्टर है उसके साथ यहाँ पर 10 वोल्ट और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है, और इधर क्या दिख रहा है इफेक्टिवली 5 वोल्ट सब्ट्रैक्ट करके, और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिख रहा है। बस अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लो, 10/1 5/1 सब्ट्रैक्ट, दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएगा, 15/1 इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इसका 10/1 प्लस 5/1 अपॉन 1/1 प्लस 1/1, नीचे नीचे 2 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में 15/2 हो गया। देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 और 1 का पैरेलल हाफ हो जाएगा, तो फाइनली हमको सर्किट में दिखने वाला है 15/2 का ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस हाफ, और उसके पैरेलल में ये बीच में 2 ओम कनेक्टेड। बस अब इसमें करंट निकालना काफी आसान हो गया। कितना हो गया 15/2 अपॉन 2 प्लस हाफ, दैट इज 2 प्लस हाफ भाई 5/2, बाय 2 कैंसिल, 3 एम्पियर आ रहा है आंसर, आंसर शुड बी 3 एम्पियर। ठीक है, क्या है समझ में, ये एक सेल ये आपस में पैरेलल में थे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया और फिर 2 ओम से करंट निकाल दिया। समझ में आ रहा है कैसे करा? यस, बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, अगला वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। चलो कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास। अब इसमें देखो बीच वाले रजिस्टर में, बीच वाले ब्रांच में अपन को करंट पूछा है, तो इन दोनों का पैरेलल ले लोगे ना, तो आपको जो सेल बनेगा उसमें आपको इसका करंट तो समझ ही नहीं आएगा, है ना। जैसे अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ का करंट पूछता तो ये वाला करंट थोड़ी बता पाओगे। अगर आपने इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया तो यहाँ का करंट तो बता ही नहीं पाओगे आप फिर, ठीक है। आप इस रजिस्टर का करंट पूछा था तो इसको छोड़ के बाकी को सीरीज पैरेलल करना चाहिए, तो इसको छोड़ के बाकी को सीरीज पैरेलल करो तो यहाँ का करंट लिख पाएंगे। इस ब्रांच को छोड़ के बाकी को सीरीज पैरेलल करो। अब दिक्कत क्या है, इस 1 ओम के साथ में यहाँ पे कुछ है नहीं कनेक्टेड बैटरी, तो बैटरी तो है नहीं इसके साथ, ठीक है। तो बैटरी है नहीं, तो बैटरी नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं 0 वोल्ट की बैटरी मान सकते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मान लो कि 0 वोल्ट का ईएमएफ जुड़ा हुआ था, किसी ब्रांच में अगर बैटरी नहीं है तो आप उसको मान लो कि वहां 0 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हो, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दोगे तो एक सिंगल सेल बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके हमारे पास क्या जाएगा, प्लस 0/1 अपॉन 1/1 प्लस 1/1, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस 1 और 1 का 1/2 हो जाएगा, और उसके साथ फिर बीच वाला सेल जो है 2 वोल्ट का, और उसके पैरेलल उसके साथ सीरीज में 1 ओम का रेजिस्टर था। ये कर सकते हैं अपन, इन दोनों को सीरीज में ले लिया, सॉरी पैरेलल में ले लिया, तो 0 वोल्ट का सेल मान लिया इसको। ये समझ में आया ना, 0 वोल्ट का सेल मानना? यस, है ना। बस अब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ रहा है, देखो ये लिखा है मैंने 4/1 प्लस 0/1, ये हो गया 4, नीचे हो गया 2, तो 4/2 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, दोनों 2 वोल्ट है, नेट ईएमएफ ही सर्किट में 0 हो गया, तो यहाँ करंट 0 आया। फिर 2 वोल्ट दोनों आ गए ना, तो नेट ईएमएफ ही 0 हो गया, इस लूप के अंदर नेट ईएमएफ 0 हो गया, तो 0 करंट आएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 0, करेक्ट आंसर हो गया 0। समझे? इज दिस क्लियर? यशवर्धन रिपीट कर दूं मैं? देखो ये सेल मैंने यहाँ पे मान लिया सेल था नहीं, उसको मान लिया 0 वोल्ट का सेल जुड़ा हुआ है, तो इस वाली ब्रांच और इस वाली ब्रांच को देखो ये आपस में पैरेलल में, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करा, 0/1 प्लस 4/1 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस का इन्वर्स करके ऐड करा, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आया। इक्विवेलेंट ईएमएफ और ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 और 1 का पैरेलल हाफ, और ये बीच वाली ब्रांच को एज इट इज लिख दिया मैंने, एज इट इज जो लिखा था वैसे के वैसे लिख दिया।
अब ये बैटरी का ईएमएफ देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, 2 वोल्ट आ रहा है, तो ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, तो लूप में तो नेट ईएमएफ ही 0 है, दो वोल्ट है लूप में, नेट ईएमएफ ही 0 है, नेट ईएमएफ 0 तो करंट 0। ठीक है, हाँ, और सुपरपोजिशन से भी इजी हो सकता था। यस, चलो, तो ये हमने देखा कि भाई सीरीज के कॉम्बिनेशन करके भी हम सर्किट सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगली बार ये चीज भी आपको याद होना चाहिए, सर्किट सॉल्विंग का एक तरीका और मिल गया आपको। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, n identical cells are connected in series. N identical cells are connected in series. Each of EMF E, internal resistance R. Each of EMF E and internal resistance R. And the terminals are short circuited. And the terminals are short circuited. And the terminals are short circuited. Find the current through the loop. Find the current through the loop and potential drop of each cell. Find the current through the loop and potential drop across each cell. Potential drop across each cell. n आइडेंटिकल सेल है, सीरीज में लगा दिए, सबका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और जो टर्मिनल्स बने उन्हें शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब आपको बताना है करंट क्या है लूप में, और हर सेल का पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। करो, हर एक सेल का पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, करो। चलो, अनुष्का का आंसर आ गया, वेरी गुड अनुष्का। सम्यक का भी आ गया, शांतनु का भी आ गया, राघव ईएमएफ थोड़ा गलत लग रहा है, बाकी तो अधिकतर सही दे रहा है आंसर, वेरी गुड। सभी बैटरी का ईएमएफ मैंने सेम बोला है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम बोला है, और कितने सेल थे ऐसे, एन सेल सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ई इक्विवेलेंट, जब इनका एडिशन हो जाएगा एन ई, आर इक्विवेलेंट वो हो जाएगा एन आर, और कुछ है ही नहीं सर्किट के अंदर, तो शॉर्ट होना चाहिए इक्विवेलेंट ईएमएफ, जो भी लूप में टोटल ईएमएफ है और टोटल रेजिस्टेंस इन लूप, वो हो गया ई बाय आर, ये होना चाहिए करंट। अब किसी भी एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछा है आपसे, वो कैसे निकाल सकते हो, ई माइनस आई आर, आई की वैल्यू डाल दो विच इज ई बाय आर, देखो 0 आ रहा है, मतलब हर सेल के टर्मिनल का पोटेंशियल ड्रॉप 0 आ रहा है। क्लियर, चलो काफी बच्चों के सही आंसर आ चुके थे, वेरी गुड, है ना। तो सेल के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे अपन, तो काफी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब आप इसका नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो बिगिनर बॉक्स 5 सर्किट सॉल्विंग पे है, आई होप कि आपने कर लिया है अभी तक, और बीबी 6 ये भी पूरा हो जाएगा आपका। चलो, है ना, तो बीबी 5 तक अच्छा, बीबी 5 तक हुआ है क्या? चलो, बच्चों का जवाब आ रहा है नहीं करा है कुछ बच्चों ने, ठीक है। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा है वो आप करिए, पूरा सर्किट सॉल्विंग पे बेस्ड है ना। तो देखो बीबी 6 तक होमवर्क मिल चुका है आपको, तो थोड़ा अच्छा खासा काम है। और रेस 2 और 3 दो रेस मिली थी, उनमें यही सब क्वेश्चन है, कुछ में सर्किट, कुछ सर्किट सॉल्विंग के है, कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के है, मिक्स क्वेश्चन है। तो पहले बिगिनर बॉक्स करना और फिर रेस पे आ जाना। ऑल्दो मैंने सॉल्यूशन भेज दिया आपको, है ना। हाँ,
हाँ, रेस 3 में एक 2-4 क्वेश्चन कुछ इसके भी थे सेल्स के कॉम्बिनेशन पे, तो वो भी हो जाएगी अब आपसे, ठीक है। और सारा पेंडिंग वर्क है जो कंप्लीट करो, ठीक है। हाँ, लास्ट में सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ क्वेश्चन होंगे, यस वेरी गुड, ठीक है। तो रेस 2-3 पूरी करो। वीकली असाइनमेंट एक मिला हुआ है आपको, उस वीकली असाइनमेंट में अधिकतर क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के या छोटा मोटा सर्किट सॉल्विंग के, तो वो करो। नेक्स्ट असाइनमेंट बस बन के रेडी है, पर अभी भेजा नहीं है मैंने आपको, ताकि अभी थोड़ा सा पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लो फिर भेजूंगा, ठीक। और वो तो पहले ही हो गए पुराने कॉन्सेप्ट से। अच्छा, एससीबी भी बाकी है। हाँ, अब एससीबी में चैप्टर ओवर नहीं हो रहा है, चैप्टर में अभी चीजें बाकी है, तो अभी बहुत सारा पेंडिंग वर्क था ना, इसलिए एक बार समराइज कर रहा था मैं, ठीक है। अब एससीबी में क्या है कि एससीबी में कुछ क्वेश्चन मिक्स आ जाते हैं, मतलब कि उसमें इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन भी बीच बीच में आ जाते हैं, तो लेकिन अब काफी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, क्योंकि सर्किट सॉल्विंग पढ़ ली अपन ने। तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन 46 तक सारे कर सकते हो, क्वेश्चन 46 तक सारे कर सकते हो। एक सेकंड में देख लेता हूँ, आपको बता ही देता हूँ ना कहाँ तक हो जाएंगे। मेरे पास रखी है इससे यहाँ, हाँ यार, क्वेश्चन 46 तक तो मुझे दिख रहा है कि सारे हो जाएंगे, भी हो जाएगा ये तो अपना बैटरी का एक क्वेश्चन नहीं, वोल्ट मीटर अमीटर है ये, ठीक है, ये मत करना। क्वेश्चन 46 तक सारे हो जाएंगे आपसे। तो अब एससीबी का बहुत सारा होमवर्क मिल गया है, 46 तक क्वेश्चन मिल गए हैं, इधर रेस 2-3 है, बिगिनर बॉक्स 5 और 6 भी है, तो ये सब कंप्लीट करो यार। और तुम्हारा टेस्ट है तो टेस्ट के चक्कर में छोड़ना नहीं है इन सबको, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेस्ट के चक्कर में, टेस्ट के लिए आपने पढ़ा है अच्छे से, आपने 1 2 3 4 कर लिए तो टेस्ट के लिए पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। चलो, अब मेरे पास एक बच्चा इरोडो का भी पूछ रहा है, बेटा ये सब पहले कंप्लीट कर लो फिर इरोडो पे आ जाना, अभी इतना सारा काम पेंडिंग चल रहा है तुम्हारा, तो ये कंप्लीट करो पहले, है ना। इरोडो विरोडो अभी रुक जाओ, पहले ये सारा काम कंप्लीट करो, ठीक है। ओके, तो अब अपन आगे की चीज स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ डाउट आया है, सर क्या पता क्यों टेस्ट के पहले डर लगता है करते हैं। ये डरना वरना छोड़ दो, बस ये बस रोज अच्छे से पढ़ो, जितना काम रोज हो रहा है ना वो अच्छे से करो बस, तो वो अच्छे से करोगे तो ऑटोमेटिक टेस्ट का डर खत्म हो जाएगा। ये जो पेंडिंग वर्क होते हैं ना ये कंप्लीट कर लिया करो, तो ऑटोमेटिक जब इतने क्वेश्चन कर लोगे तो टेस्ट के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ अलग से करने की, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वैसे एक बार पहले अपन देख चुके हैं, उसको वापस से समझेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ वही, पेंडिंग वर्क करो, रिवीजन पेंडिंग वर्क करना ही, पेंडिंग होना ही नहीं चाहिए कुछ काम, पेंडिंग करके रख रहे हो काम, इसका मतलब आपने टॉपिक उतना स्ट्रांग नहीं करा है, तो पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुशाग्र बोल रहा है अभी चैप्टर कितने लेक्चर का है, देखो ये सब तो काम जो कर रहे हैं ना बस वो करते रहा करो, जो क्लास में चल रहा है समझते जाओ अच्छे से, जितना काम मिल रहा है वो अच्छे से करते जाओ। आप लोग ये मत सोचा करो कितना बाकी कितना बचा है, ठीक है। चलो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने शायद एक जगह पहले भी बताया था कि किसी भी सर्किट में कोई एलिमेंट है अगर मेरे पास, और उस एलिमेंट में पोटेंशियल ड्रॉप है और उसमें से करंट, एलिमेंट में, उस एलिमेंट में कितना पावर डिलीवर हो रही है, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर सेकंड, वो भी इनटू आई हम लिख सकते हैं, वो भी इनटू आई लिख सकते हैं। कोई भी सर्किट एलिमेंट है मेरे पास, कोई भी एलिमेंट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हो V है, और इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। ओम्स लॉ में बताया था ये, तो V इनटू I ये अपन पावर लिख सकते हैं, V इनटू I अपन पावर लिख सकते हैं, पावर डेवलप्ड इन दिस एलिमेंट इज V इनटू I। ये मैंने कैसे बताया था आपको, मैंने बोला था कि करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो होता है तो अपन dq चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो dq into v इतना वर्क कर रहे होंगे, इसको dt से डिवाइड करेंगे तो पावर मिलेगी, और dq/dt को मैंने करंट बताया, ठीक है। तो यही चीज अपन ने रेजिस्टर के लिए भी पढ़ा था कि रेजिस्टर के लिए भी हम यही चीज लिख सकते हैं, रेजिस्टर में करंट अगर I है तो ओम्स लॉ से आप V IR लिख सकते थे, तो रेजिस्टर में डेवलप होने वाली पावर है
वो I into V लिख सकते हो, या V को I by R डाल दोगे तो, या I को V by R डाल दोगे तो ये हो जाएगा, या इस पर R कर देना और V को IR डाल देना। ये जो पावर डेवलप होती है रेजिस्टर में, वो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेलरेट होके कोलाइड करने की वजह से हीट में कन्वर्ट हो रही है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर वो बार-बार कोलाइड भी करते रहते हैं। तो ड्यू टू दैट कोलिजन दिस एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे वो वापस से हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एनर्जी, ये जो पावर है पर सेकंड जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, ये यूजुअली रेजिस्टर पे हीट के फॉर्म में जनरेट होती है। तो रेजिस्टर हीट अप हो जाता है विद टाइम, और वो हीटिंग होने की वजह से, यही जो अपना कांसेप्ट है कि रेजिस्टर हीट हो जाता है, इसी को अपन बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन रेजिस्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो हीट अप हो जाता है, दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंसेस में इतना ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि उनसे ना लाइट, विजिबल लाइट भी इमिट होने लगती है, और यही कांसेप्ट था इनकैंडेसेंट बल्ब का। पहले जो अपन बल्ब यूज करते थे ना जिसमें फिलामेंट होता था, वो फिलामेंट में करंट की वजह से हीट अप होने की वजह से वो एक तरह से रेड हॉट हो जाता था, और रेड हॉट होने से फिर रेडिएशन इमिट करता था, उससे हमको लाइट दिखती थी। ठीक है, चलो हाँ, सो रेजिस्टेंस में जो भी पावर कंज्यूम हो रही है वो एक्चुअली हीट में कन्वर्ट होती है। एंड बल्ब भी कुछ इसी तरह के एलिमेंट होते हैं, बल्ब भी कुछ इसी तरह के एलिमेंट होते हैं जो भी पावर कंज्यूम करते हैं उसका कुछ फ्रैक्शन लाइट में कन्वर्ट करते हैं। अगर बल्ब में से आप करंट फ्लो करवाओ तो उसको ग्लो करने लगता है, तो इसमें सम पावर कन्वर्टेड टू लाइट। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिनको आप यूज करके कुछ यूजफुल काम करते हो, जैसे कि कोई मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, तो मोटर में क्या होता है, ये जो पावर कंज्यूम हो रही है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मोटर की ब्लेड रोटेट होती है, मोटर घूमती है, किसी चीज को घुमाती है, तो यही पावर वो मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। 100% एफिशिएंसी किसी चीज की नहीं होती। जैसे बल्ब भी जो होता है वो जितना पावर कंज्यूम करता है पूरी की पूरी लाइट में कन्वर्ट नहीं करता। तो बल्ब की भी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी होती है, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी अपन इस तरह से लिख सकते हैं जो यूजफुल पावर उसने कन्वर्ट करी डिवाइड बाय जो उसने पावर, यूजफुल पावर जो उसने कन्वर्ट करी डिवाइड बाय जो उसने पावर अब्सॉर्ब करी। मान लो बल्ब पावर अब्सॉर्ब कर रहा है 100 वॉट, और 50 वॉट पावर को भी लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, तो बल्ब की एफिशिएंसी हो जाएगी 50%। ये चीज समझ में आ रहा है एफिशिएंसी, है ना। चलो, ये एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट सिर्फ बल्ब में नहीं, हर तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में एप्लीकेबल है। हर तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में एप्लीकेबल। आप जो हीटर यूज करते हो, जैसे ठंड आती है तो पानी गर्म करने के लिए हम इमर्शन रॉड जैसा यूज करते हैं, तो बाल्टी में इमर्शन रॉड डाल देते हो तो बाल्टी में पानी गर्म हो जाता है, ऐसा देखा होगा। तो वहां पर भी ऐसे कॉन्सेप्ट है, वो जो हीटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसने पानी को हीट एनर्जी दी, तो जितना पानी को हीट एनर्जी मिली ये हमारे लिए यूजफुल एनर्जी हो जाएगी, यूजफुल पावर हो जाएगी, डिवाइड बाय जो उसने अब्सॉर्ब करी वो नीचे लिख के हीटर की एफिशिएंसी लिख सकते हैं। तो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की एफिशिएंसी इस तरह से लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है एफिशिएंसी का? तो बच्चे मुझे बोल रहे हैं यस वेरी गुड, है ना। बल्ब में एफिशिएंसी का मतलब लाइट में जो पावर कंज्यूम हो रही है, हीटर का मतलब हो जाएगा हीट में जितनी कन्वर्ट हो रही है। ऐसे अलग-अलग अप्लायंस की एफिशिएंसी का मतलब अलग-अलग हो सकता है। एंड हर अप्लायंस क्या करता है, कुछ पावर अब्सॉर्ब करता है, कुछ पावर कंज्यूम करता है फ्रॉम द सर्किट, एंड दैट पावर विल बी I into V। जो भी इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर करंट जा रहा है और जो उसका पोटेंशियल ड्रॉप है उसका प्रोडक्ट। रेजिस्टर की बात करें तो रेजिस्टेंस में यही पावर हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इससे अपन कुछ यूज करवा लेते हैं, इस पावर का कुछ एप्लीकेशन हो जाता है। चलो, तो ये अपन ने कॉन्सेप्ट बेसिक सीखे। अब पावर का मतलब तो समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो बल्ब्स या जो भी हीटर्स होते हैं वो घरों में कैसे कनेक्टेड करना चाहिए हमको। घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पोल से आ रही है, उसके बाद इनको कैसे कनेक्ट करना चाहिए। तो आप सबको पता है कि घरों में सारी चीजें पैरेलल में कनेक्ट होती है। व्हाई पैरेलल में ही क्यों होती है, सीरीज में क्यों नहीं करते? सीरीज में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब अपन समझने वाले हैं, ठीक है। आगे हम सब समझने वाले कि अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होता है, दोनों में पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, ये सब आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो अब अपन एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो अपने पावर का कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है ना, अब अपन आगे समझते हैं। लिखिए लिखिए कॉम्बिनेशंस ऑफ बल्ब, लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। हाँ सहज बिल्कुल सही, ये लॉजिक है। चलो तो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली, बल्ब का कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब चीजें। एफिशिएंसी का मतलब क्या लिखना है, ये बेसिक बेसिक चीजें लिख लो कि किसी भी एलिमेंट में पावर कंज्यूम क्या होती है, रजिस्टर के लिए पावर का मतलब क्या होता है, बल्ब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। हीटर मैंने लिखा नहीं है, हीटर से लिख लेना। हीटर जो इमल्शन रॉड का आप पता जो लोग यूज करते हो, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट कन्वर्ट्स पावर कंज्यूम पावर अब्सॉर्ब टू हीट। ठीक है, चलो तो हर अप्लायंस का कुछ कुछ काम होता है, वो पावर को कुछ यूजफुल चीज में कन्वर्ट करते हैं। रजिस्टर में जो पावर कंज्यूम होती है वो अपने कोई काम नहीं आती, वो पूरा हीट में चले जाता है ना। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपके पास कि आपको सर्किट दे दिया और किसी रेजिस्टेंस में पावर कितनी वो बताना है, तो वो तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर करंट निकालो रेजिस्टेंस में और पावर निकाल लो, है ना। चलो तो एक आध क्वेश्चन पहले ऐसा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कराने वाला हूं फिर देखेंगे। तो पहले इसको सिंपल सा एक क्वेश्चन कर, तो एक बैटरी के साथ मैंने दो रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए। दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज ऑफ 4 वोल्ट। चार नहीं काम करके 6 वोल्ट का सही है। बताओ कौन रेजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, जल्दी से बताओ। फिर में बात करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन करो ये। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, कर लो जल्दी से। ओके, अब सर्किट में देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइम कम है इसलिए मैं भी स्टार्ट कर देता हूं। 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल हो जाएगा 2 ओम, 2 और 2 4 ओम, तो 6 वोल्ट और 4 ओम कनेक्टेड है। 6 बाय 4 मतलब 2, 3 बाय 2 का करंट है, यहां से 3 बाय 2 एम्पीयर का करंट है, 3 बाय 2 एम्पीयर का करंट है। और रेजिस्टर के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करना, रेजिस्टर का रेशियो 1:2, इनवर्स हो जाएगा 2:1, 2:1, तो इसको 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 3 बाय 2 को 2:1 में डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 एम्पीयर और यहाँ हाफ एम्पीयर। या अब हर रेजिस्टर में करंट पता है तो पावर और लिख सकते हो, है ना। पावर इन 2 ओम हो जाएगा I स्क्वायर R 9 by 4 into 2, it is 9 by 2 watt। पावर इन 3 ओम हो जाएगा I स्क्वायर R 9 watt। पावर इन 6 ओम हो जाएगा I स्क्वायर R I का स्क्वायर 1 by 4 और 6 ओम, तो आ गया 3 by 4 मतलब 3 by 2। टोटल पावर पूछी जाए तो इन सबको ऐड करो। तो अगर सर्किट सॉल्व करते आना है ना तो पावर किसी भी रेजिस्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज वेरी इजी। करंट निकाल लिया कर तो पावर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्योंकि अपना ऑफिशियल टाइम हो गया तो आज अपन यही रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी चीजें, ठीक है। चलो क्लियर इतना, ओके बच्चों, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।